Hello everyone and welcome back to yet another video from my channel Interactive Education, running for the best education possible from the student to the student। मैं हूं जयदीप सिंह और मैं आ गया हूं वापस एक और क्लास 10th सिविक्स का लेक्चर लेकर ऑन द चैप्टर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ये है इस चैप्टर का लेक्चर 1 और इस लेक्चर में हम बेसिकली स्टडी करेंगे कि कैसे जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये तीनों चीजें कैसे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करती हैं, कैसे हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये तीन चीजें कैसे उसे अफेक्ट करती हैं। क्या इनका अफेक्ट पॉजिटिव रहता है, क्या इनका अफेक्ट नेगेटिव रहता है, हम सब चीज को डिटेल में एनालाइज करके उनका एक कंक्लूजन निकालेंगे। कैसे, क्या इनका पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, क्या इनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में हेल्दी है, ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम स्टार्ट करेंगे बहुत ही फटाफट जेंडर से। जेंडर तो एक बहुत ही बेसिक चीज है हमारी एवरीडे लाइफ में। हम देखेंगे कि जेंडर, अ पर्सन्स जेंडर प्लेज सच एन इंपॉर्टेंट रोल। हम किसी चीज का एप्लीकेशन डालने जाते हैं, हमसे जेंडर पूछा जाता है। हम अपना पासपोर्ट बनाने जाते हैं, हमसे जेंडर पूछा जाता है। हमें जब बड़ा किया जाता है तो हमें बताया जाता है कि आप इस जेंडर के हो तो आप ऐसे बिहेव करो, या आप इस जेंडर के हो तो आप ऐसे बिहेव करो। तो जेंडर बेसिकली पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है। जेंडर की आउटरीच हमारी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ, फैमिली लाइफ में भी देखने को मिलती है। बहुत सारी सोसाइटीज हैं, इंडिया तो एक ही एग्जांपल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जहां पर चिल्ड्रन आर ब्रॉट अप बीइंग टॉट अबाउट द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल इन सोसाइटी। तो उन्हें पढ़ाया जाता है, बचपन से बताया जाता है कि बच्चे तुम एक लड़के हो, तुम्हें स्ट्रांग हार्टेड होना है, या तुम एक लड़की हो, तुम्हें सपोर्ट बनना है। तो ऐसी ऐसी चीजें बचपन से ही बताई जाती हैं। ठीक है, तो ये तो बचपन की बात हो गई। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें यह भी बताया जाता है कि मेल और फीमेल का रोल क्या होना चाहिए। मेल्स आर मेंट टू वर्क आउटसाइड द हाउस, ये हमें बताया जाता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना, इट्स नॉट कंपलसरी कि मेल को बाहर ही काम करना है, फीमेल को घर में ही काम करना है। लेकिन हमें बताया जाता है बहुत सोसाइटीज में कि मेल्स आर मेंट टू वर्क आउटसाइड द हाउस एंड अर्न, घर के बाहर जाकर कमाई करनी है, एंड वीमेन आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड नीड्स। तो उन्हें हमें यह बताया जाता है। तो ये आइडिया बेसिकली क्या है? जेंडर के बेसिस पे हम काम को डिवाइड कर रहे हैं, जेंडर के बेसिस पे हम काम को डिवाइड कर रहे हैं, और इसे कहा जाता है द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। दिस इज नोन एज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जब हम बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं सेक्स या जेंडर के टर्म्स में, कि किसी भी जेंडर के, एक लड़की है तो उसको ये काम करना चाहिए, लड़का है तो उसको ये काम करना चाहिए, तो ऐसी सोच को, ऐसी धारणा को कहते हैं द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर? तो ये हो गई जेंडर की आम बात, आम तौर पर जेंडर का क्या रोल होता है। लेकिन क्या जेंडर का पॉलिटिक्स में कोई सिग्निफिकेंट रोल होता है क्या? ये देखने वाली बात है, और डेफिनेटली होता है मेरे दोस्तों, फ्रेंड्स, डेफिनेटली एक रोल होता है जेंडर इन पॉलिटिक्स। ये देखिए आ गया जेंडर इन पॉलिटिक्स। अभी पॉलिटिक्स का जो रोल है, जेंडर का जो रोल है पॉलिटिक्स में, वो अर्ली टाइम्स तक ज्यादा नहीं था। इन अर्ली टाइम्स ओनली मेन वर अलाउड टू वोट। अर्ली टाइम्स में क्या होता था? सिर्फ मेन को अलाउड होता था वोट करना, डिस्कस और स्पीक करना पब्लिक अफेयर्स के मामले में। पब्लिक अफेयर्स के मामले में कहा जाता था केवल मेन को अलाउड होना चाहिए वोट करना, बोलना, डिस्कस करना। दीज आर फॉर मेन, नॉट फॉर अदर्स, ये कहा जाता था। लेकिन ग्रेजुअली द जेंडर एस्पेक्ट वाज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। ग्रेजुअली क्या हुआ? जेंडर एस्पेक्ट जो है वो भी पॉलिटिक्स में आने लगा। जेंडर एस्पेक्ट भी पॉलिटिक्स का एक अहम मुद्दा बन गया। जेंडर भी एक पॉलिटिक्स में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया। कैसे हुआ देखते हैं। agitations grew, agitations, आंदोलन बढ़े, agitations grew demanding better political and legal status for women, better political and legal status for women। ऐसे agitations बढ़ते गए, आंदोलन बढ़ते गए, जो कहने लगे कि women के लिए better political status होना चाहिए, better legal status होना चाहिए, and equality in personal in family life। इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, पर्सनल और फैमिली लाइफ में भी वुमेन को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। और ऐसी मूवमेंट्स को कहा जाता था फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। क्या कहा जाता था? फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। द वर्ड फेमिनिस्ट मींस जब भी आप वुमेन के राइट्स को सपोर्ट करते हैं तो उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। और क्योंकि ये मूवमेंट वुमेन राइट्स मूवमेंट्स होती थी, इसलिए इन्हें फेमिनिस्ट मूवमेंट्स कहा जाता था। वोटिंग राइट्स के लिए भी वुमेन ने मूवमेंट्स की फॉर वोटिंग राइट्स, एंड फॉर वोटिंग राइट्स जो भी मूवमेंट वुमेन ने की उन्हें कहा जाता था सफ्रेज मूवमेंट्स। क्या कहा जाता था?
सफरेज मूवमेंट्स। और सफरेज मूवमेंट्स बहुत पॉपुलर थी कब? 1830s में इन यूएसए, यूके एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? तो ऐसे से देख सकते हैं विमेन का ग्रेजुअली ये जेंडर एस्पेक्ट पॉलिटिक्स में आने लगा, तो जेंडर का रोल थोड़ा थोड़ा पॉलिटिक्स में बढ़ने लगा। ठीक है, अब हम ये एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देख रहे थे, ये जेंडर इन पॉलिटिक्स अभी हमने देखा, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था। अभी हमने जेंडर की बात की, ये भी एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव था। लेकिन क्या अगर हम इंडिया के पास आते तो इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है? क्या इंडिया में भी ऐसा कोई रोल पड़ता है? क्या इंडिया में भी वुमेन का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्यों नहीं होता? सबसे ज्यादा ही इंडिया में होता है भाई। और ये देखो आ गया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोसाइटी एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। क्या है? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जहां पर पेट्रियार्की चलती है, मेल्स की ज्यादा चलती है, मेल साइड ऑफ द फैमिली की ज्यादा से होती है, हमारे दादा दादी की ज्यादा से होती है। अगर आप कभी भी बड़े होंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि फादर साइड का ज्यादा इंफ्लुएंस रहता है हमारी सोसाइटी में। तो एक मेल डोमिनेटेड पेट्रियार्कल सोसाइटी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर इंडिया स्टिल फेसेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सेवरल वेज इवन आफ्टर 70 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 70 साल की आजादी के बाद भी हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं इंडिया में। अब ये कई कई वेज में होता है। ऐसे 4 वेज मैंने यहां दे रखे हैं पॉइंट्स, एंड ये आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट है। पहला तो आप देख सकते हैं लो लिटरेसी रेट अमंग वुमेन। अब लोगों में ये थॉट प्रोसेस है कि भाई लड़की एक लाइबिलिटी है, लड़की को हमने ब्याह करके बाद में भेज देना है, लड़की की शादी करा के बाद में ससुराल भेज देना है। बहुत सोसाइटीज में ऐसा थॉट प्रोसेस है, इंडिया की कुछ सोसाइटीज में ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। तो हमें लड़की को क्यों पढ़ाना है? अगर हमने लड़की की शादी करा के भेज देनी है तो लड़की को क्यों पढ़ाएं? व्हाई शुड वी टीच द गर्ल? तो उसलिए क्या होता है, उसके लिए क्या होता है, दे प्रेफर टू स्पेंड मोर ऑन द बॉयज देन ऑन द गर्ल्स। क्योंकि उन्हें लगता है अगर आप बॉयज पर ज्यादा स्पेंड करो तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। अपेरेंटली ऐसी थॉट प्रोसेस है कि अगर आप बॉयज पे ज्यादा स्पेंड करो तो आपको बेटर रिटर्न्स मिलेंगे, गर्ल्स पे तो लाइबिलिटी होती है क्योंकि उन्हें चला जाना है घर से। तो ऐसा थॉट प्रोसेस रहता है एंड दिस लीड्स टू ड्रॉप आउट्स। ड्रॉप आउट्स होते हैं क्यों? क्योंकि वो आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट या तो पढ़ाते नहीं है, ठीक है, या तो वो टोटली नहीं पढ़ाते, या अगर पढ़ाते भी हैं तो या 5th 6th 7th तक पढ़ाएंगे उसके बाद निकाल देंगे। ठीक है, एंड अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज। अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज भी रहती हैं। कभी कभी लड़कियां 12th पास कर लेती हैं बहुत अच्छे मार्क्स से, लेकिन वो अपनी बैचलर्स या मास्टर्स डिग्रीज नहीं कर पाती क्योंकि इनकी फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है विद विमेन, और ये हमारी कंट्री में है। हमारी कंट्री इज वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज जहां पे ये रह गया है, नहीं तो ऐसी थॉट प्रोसेस कहीं पे भी नहीं दिखती। सेकेंड है लोअर प्रोपोर्शंस इन हाई पेइंग जॉब्स। हाई पेइंग जॉब्स में वुमेन का प्रोपोर्शन बहुत कम दिखता है। आज भी अगर आप देखेंगे वुमेन हैव बिकम एजुकेटेड, दे आर वर्किंग इन हाई पेइंग जॉब्स, बट देयर प्रोपोर्शन इज वेरी लेस। ज्यादातर मेल्स ये पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये भी एक वे है जिसमें दिखता है कि वुमेन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। थर्ड है वुमेन आर पेड लेस देन मेन फॉर द सेम जॉब। अभी सेम जॉब करते हैं, कई कई जगहों पे ये होता है कि मेन को ज्यादा पेमेंट मिलती है और वुमेन को कम पेमेंट मिलती है। अगर एक जॉब कोई मैन कर रहा है, इफ मैन आर डूइंग दैट जॉब, दे कैन गेट अबाउट मे बी 80,000 रुपीज। लेकिन अगर वो सेम जॉब वुमन कर रही है, इफ वुमेन आर डूइंग द सेम जॉब, दे विल गेट ओनली 75,000 और 70,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा गैप है। ये जेंडर वेज गैप है, इसे बोलते हैं जेंडर इकोनॉमिक गैप। तो ये जेंडर इकोनॉमिक गैप वेज गैप के करके आता है, और ये वेज गैप देख सकते हैं 5,000 रुपीज वेज गैप है। और ये जो गैप रहता है ना, ये वेज गैप होता है, और वेज गैप यहां पे है 5,000 रुपीज की, वेज गैप रहता है 5,000 रुपीज का। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये भी एक वे है जिसमें विमेन से डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड दिस इज डिस्पाइट द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में पास किया गया था, जो कहता था कि वुमेन एंड मेन शुड गेट द सेम अमाउंट फॉर द सेम जॉब। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी ये हो रहा है एट लो लेवल, लो स्केल। क्लियर? और फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन गर्ल एंड बॉय चाइल्ड। ऑब्वियसली आप देखेंगे लोग प्रेफर करते हैं कई सोसाइटीज में कि बॉय हो जाए, हमारा फायदा हो जाएगा, गर्ल तो लाइबिलिटी है। और कहीं कहीं इसके लिए गर्ल एक बेसिकली एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हो जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट, जो कि एक्चुअली एक बैंड टेस्ट है इंडिया में, लेकिन फिर भी कुछ डॉक्टर्स लालच में कर देते हैं। और एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जहां के यू कैन बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड गेस हु द चाइल्ड इज, व्हाट्स द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो अगर उन्हें पता लग जाता है कि वो लड़की है तो कई बार वो अबॉर्ट करा देते हैं उस लड़की को, या फीमेल फिटिसाइड हो जाता है, या पैदा होने के बाद इमीडिएटली उसे मार दिया जाता है। तो कैसे देखे जाए डिस्क्रिमिनेशन है गर्ल्स और बॉयज में।
और ये एक मेजर फॉर्म है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हमारी कंट्री में। ये भी दिस इज वन ऑफ द फ्यू थिंग्स विच इज कॉमन ओनली इन आवर कंट्री, ये गर्ल बॉय चाइल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में इंडिया में कितना बड़ा है। ये तो मैंने जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात की है, तो जनरल में भी इतना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो सोचो पॉलिटिक्स में क्या होता होगा भाई। पॉलिटिक्स में क्या हाल होगा? पॉलिटिक्स में और भी बुरे हाल हैं। तो हम देखते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम वुमेन की पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, तो वुमेन का लेजिस्लेचर, जो कि ये लॉ मेकिंग बॉडीज होते हैं, पार्लियामेंट, पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा, यहां पे इनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम है, इज वेरी लो, वेरी लो। मैं पता है क्यों कह रहा हूं, कभी आप लोकसभा टीवी खोल के देखिए, जब पार्लियामेंट सेशन में होगा, वहां आप देखोगे वुमेन तो ना के बराबर दिखती हैं, मेन ही दिखते हैं। ज्यादातर सोनिया गांधी जी बैठी होंगी, या निर्मला सीतारमन जी बैठी होंगी, सुषमा स्वराज जो हमारी विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो बैठी होंगी, नहीं तो ज्यादातर कोई नहीं दिखता। और आप देख सकते हैं दिस बिकॉज वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी लेस। शेयर इन स्टेट असेंबलीज इज लेस देन 5%। टोटल स्टेट असेंबलीज में 5% से कम शेयर है वुमेन का। और सबसे शर्म की बात तो यह है कि वी आर बिहाइंड इवन डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। और आपको पता है वहां कितनी बुरी हालत है ऑफ पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इतनी बुरी हालत है, उनके भी हम पीछे इस रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। इन दिस रिस्पेक्ट में हम उनके भी पीछे चल रहे हैं। उनके पास ज्यादा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वुमेन का हमसे। ये देखिए कितनी शर्म की बात है। And cabinets are largely all male even when a woman becomes chief minister और prime minister। एक तो हमारी कंट्री की हिस्ट्री में एक ही वुमेन प्राइम मिनिस्टर हुई है, जो है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की कैबिनेट में आप देखेंगे मुश्किल से एक या दो महिला होंगी, मेजॉरिटी मेल थे। हालांकि वो खुद प्राइम मिनिस्टर फीमेल थी, लेकिन उनके कैबिनेट में लार्जली मेल थे। अब अगर आप तृणमूल कांग्रेस का जो बंगाल में गवर्नमेंट है, वहां पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी की कैबिनेट में भी मेल ज्यादा है, फीमेल्स ना के बराबर। तो आप देख सकते हैं कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल इवन व्हेन अ वुमन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें, इसका सोल्यूशन क्या है? हर चीज का सोल्यूशन होना चाहिए, इसका सोल्यूशन क्या है अभी बताता हूं। इसका सोल्यूशन क्या है? दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व्ड इफ वी कैन मेक इट लीगली बाइंडिंग टू हैव अ फिक्स्ड नंबर ऑफ वुमेन इन पॉलिटिकल पोजीशंस। अगर ये लीगली बाइंडिंग बना दिया जाए कि किसी भी पॉलिटिकल पोजीशन में इतने नंबर ऑफ वुमेन होने ही चाहिए, फीमेल्स पक्का होने ही चाहिए, तब ये सोल्यूशन कुछ हद तक सॉल्व हो सकता है। इसका एग्जांपल एक पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में देखा गया है। म्युनिसिपैलिटीज सिटी लेवल, अर्बन लेवल पे होती है, पंचायत सबके रूरल लेवल पे होती है। वहां क्या होता है, कहा जाता है 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 ऑफ द सीट्स पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में रिजर्व्ड हैं फीमेल्स के लिए। ठीक है, और वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रूल किया है, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बार ट्राई किया है कि ये सिमिलर डिमांड लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी हो जाए, लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी ये हो जाए। लेकिन द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है, ये अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ है। इट हैज नॉट बीन पास्ड इन पार्लियामेंट। और ये पता है मित्रों कब से, कितने देर से अटका हुआ है? ये अटका हुआ है फॉर द लास्ट 17 to 20 ईयर्स। लास्ट 17 to 20 ईयर्स से ये बिल अटका हुआ है, पास ही नहीं हुआ है पार्लियामेंट में, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। आपकी टेक्स्ट बुक जो है इट इज फ्रॉम 2006-7 और वहां डेकेड लिखा हुआ है, तो अभी तो हम 2017 में हैं, ऑलमोस्ट 20 इयर्स की बात है। तो आप देख सकते हैं 20 इयर्स से वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास ही नहीं हुआ पार्लियामेंट में। तो वुमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं, स्टेट में कोई, लोकसभा में नहीं है, पंचायत में तो थोड़ी उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वहां ज्यादा है, लेकिन एज सच उनकी रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर है। क्लियर? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर्स एक्सप्रेशन इन पॉलिटिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी रिप्रेजेंटेशन बढ़े, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ओनली वी हैव बीन एबल टू गेट वुमेन टू हायर पोजीशन सच एज डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, इंजीनियर्स। नहीं तो ऐसे भी नहीं होते थे, बहुत बुरी हालत थी, नो रिप्रेजेंटेशन, नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। लेकिन अभी बिकॉज उनका पॉलिटिकल पावर थोड़ा बढ़ा है, इसलिए उनकी सोसाइटी में पोजीशन भी थोड़ी बढ़ी है। तो अगर ऐसी कुछ चीज हो जाती है जहां पे उनका लोकसभा, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाए, तो एक्चुअली बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जेंडर डेवलपमेंट को हमारी कंट्री में। क्लियर? तो ये था आपका जेंडर की बात। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। If there's any kind of doubt, you can post into the comment section below. ये था lecture 1 gender religion caste का। Thank you very much for joining me. Goodbye. Stay healthy, stay smart. Like
share and subscribe to my channel. If you want to look at the playlist of this channel, it'll be in the description below. Thank you very much for joining me. Goodbye, stay healthy, stay smart. And in the next video, we will be discussing the issue of religion and its influence on politics. Thank you and